नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी के बचाव में उतरा मौलाना, काला जादू से आतंकी को बताया ग्रसित। शरद पवार के घर के बाहर धरना देने वाले एमएसआरसीटी के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई, आजाद मैदान का इलाका भी करवाया खाली। टीएमसी नेता ने दी पश्चिम बंगाल में गांव को 10 मिनट में उड़ाने की धमकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। विदेशी चंदे से जुड़े संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर, केंद्र सरकार को मिली राहत। संकट में फंसे इमरान ने फिर की भारत की तारीफ, कहा भारत खुददार देश, उसे आदेश देने की हिम्मत किसी देश में नहीं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर नया खुलासा हुआ है। मौलाना इलियासी नाम के व्यक्ति ने दावा किया है कि मुर्तजा पर काला जादू किया गया था। आपको बता दें कि मौलाना इलियासी उसी मदरसे में शिक्षक है जहां मुर्तजा आता था। एक रिपोर्ट के अनुसार मौलाना ने मुंबई में पुलिस को अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया कि 2016 में मुर्तजा के अब्बू ने उनसे मिलकर बताया था कि उस पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है। मुर्तजा पूरी रात जाकर अजीब हरकतें करता था। इससे पहले मुर्तजा के अब्बू ने उसे मेंटली अनफिट बताया था, जिसका डॉक्टर ने खंडन कर दिया था। और अब मौलाना के बयान में मुर्तजा के उसे काले जादू से ग्रसित होने की बात कही गई है। डॉक्टर मनीष, पहले उसके अब्बू ने उसे मानसिक रोगी बताया और अब ये मौलाना उसके बचाव में उतरकर क्यों इस तरह के बयान दे रहा है? देखिए, इनके अब्बू को भी और इस मौलाना को भी पुलिस को पकड़ के जेल में के अंदर डाल देना चाहिए। ये तमाशा इन लोगों ने क्या बना रखा है। इनके अब्बू कहते हैं कि कभी मेरा बेटा जो है बचपन से ही वो सनकी था, मेंटली इल था, बाइपोलर डिसऑर्डर से वो ग्रसित था। डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं, मेंटली ऑल राइट है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई काला जादू। तो ये जो मौलाना जो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जानकारी है कि उस पर काला जादू होता था, तो इस मौलाना को ही गिरफ्तार करना चाहिए और इनसे अब्बू से पूछा जाना चाहिए कि भाई जब तुमको मालूम है कि मेरा बेटा रात में अजीबोगरीब हरकत करता है, तो भाई अकेले उसको पूरे देश में हवाई जहाज पे चलने क्यों देते थे? अगर उसके ऊपर काला जादू चढ़ा हुआ था, दिमाग से ये पैदल था, पागल था, तो आपने उसे घर में क्यों नहीं रखा? यह पागलपन का दौरा तब चढ़ता है जब एटीएस के 2 लोग आपके घर पहुंच जाते हैं और अचानक से ही पागल हो जाता है। और यह दौरा काला जादू का नमाज पढ़ते समय, जब वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आया करता था, तब ये दौरा कभी नहीं चढ़ा जीवन भर। जब ये आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मुंबई में जब इसने पढ़ाई की केमिकल इंजीनियरिंग की, तो हॉस्टल में कभी दौरा नहीं चढ़ा, तब काला जादू नहीं था। 5 साल से ये आईएसआईएस के संपर्क में है, पैसे भेज रहा है, 2 फोन रखे हुए हैं, एटीएस के 2 लोग आते हैं, ये अपने सारे फोन लैपटॉप को फॉर्मेट कर देता है। काला जादू। ही इज अ हार्डकोर आईएसआई टेररिस्ट। और ये जो बहानेबाजी हो रही है, क्योंकि उसके अब्बू जान एक एडवोकेट हैं, वो जानते हैं कि किस हिसाब से अपने बेटे को बचाया जा सकता है, तो ये कानूनी दांवपेच किया जा रहा है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, एटीएस के पास इसके आतंकी होने के इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसका बचना नामुमकिन है। जी बिल्कुल। अब तक जो भी खुलासे इस मामले में हुए हैं, उसके बाद मौलाना इलियासी के जो दावे हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि ये आतंकी मुर्तजा अब्बासी को बचाने की कोशिश है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा किए गए चप्पल फेंको चूड़ियां तोड़ो आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल हाल में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर में घुसकर परिवहन विभाग के कर्मचारी, आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया। पहले ये प्रदर्शन
शरद पवार के घर के बाहर हो रहा था, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुस गए और वहां प्रदर्शन करने लगे। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। आंदोलन में शामिल 107 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी किए गए हैं। इसमें से कई आंदोलनकारियों पर हिंसा की साजिश रचने और दंगे से जुड़े हालात तैयार करने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120 बी और 353 के तहत मामले में केस दर्ज कर आंदोलन में शामिल लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन दोनों ही धाराओं में जमानत मिलना मुश्किल होता है। इसके साथ महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे उनके साथियों से इलाका खाली करने का निर्देश भी जारी किया है। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा मामला, क्यों कार्रवाई की गई है इन लोगों? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान की राजनीति में ये केजरीवाल का वायरस है। भाई, आपको कोई मांग मांगनी है, उसके लिए उचित जगह है, उसके लिए आप परमिशन लें, आंदोलन करें, अपनी मांग को मनाने के लिए सरकार के पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं, अपने मंत्री के पास जाएं। लेकिन घर के बाहर आप इस तरह का आंदोलन, ये ठीक नहीं है। आज शरद पवार के घर होगा, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। ये तरीका आंदोलन का बिल्कुल उचित नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी राजनीतिक दल शरद पवार को अपनी ही दवाई का जो है, जो उनका जो मेडिसिन है, उनके ऊपर ही लोगों ने लागू कर दिया। भाई, आपको किसने कहा था शाहीन बाग को समर्थन देने के लिए? शाहीन बाग के साथ खड़े रहोगे तो आपके घर में भी आंदोलन होगा। आप किसान आंदोलन के साथ खड़े हो जाओगे। लाखों लोग दिल्ली में परेशान चल रहे थे, तब तो इनको बड़ा मजा आ रहा था। डेमोक्रेटिक राइट है, तब भुगतिए। शिवसेना भी खड़ी थी। तो ये जो चूक हुई है, तो पुलिस वाले की एक भी गलती है, आंदोलनकारियों की गलती तो है ही कि अगर आपको कोई बात मनानी है तो आपको जो डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करने का एक लेजिटिमेट तरीका है, उसको अपनाना चाहिए। लेकिन किसको क्या कहा जाए? केंद्र सरकार भी सोई हुई रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी सोई हुई रहती है। सुप्रीम कोर्ट तो इस तरीके से है कि आप कानून तोड़ रहे हो, आप वहाँ पे बातचीत करने के लिए लोग तय कर दे रहे हो कि जाकर के बातचीत करो। तो इस देश में कानून तो सब तोड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे आपने एक तमाशा क्रिएट कर रखा है प्रोटेस्ट के नाम पे। और ये मसला बहुत ही सिंपल है। ये लोग अपने आप को सरकारी नौकरी चाहते हैं। ये लोग अभी, ये लोगों की वो उस तरह से स्टेटस नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई हमको उसमें जोड़ दिया जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ये अलग चीज़ें हैं, अलग बातें। आपकी मांग जायज़ है, नाजायज़ है, वो अलग कहानी है। लेकिन घर के अंदर घुस करके इस तरीके से करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल, जो लोग शाहीन बाग और किसान आंदोलन के साथ खड़े थे, उनको ये कंप्लेन करने का कोई मॉरल राइट नहीं है। जी बिल्कुल, शरद पवार के घर के बाहर धरने के दौरान जो हंगामा मचा, उसके बाद इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। चलिए लिए चलते हैं आपको बंगाल की ओर, जहां बीरभूम जिले में 9 लोगों को जिंदा जलाकर मार देने की घटना के बाद से पूरे राज्य में अवैध हथियारों के खिलाफ एक तरफ तो पुलिस अभियान चला रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से अपराधी अवैध हथियार और बमों के जखीरे के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के पंचायत उप प्रधान साकिर अहमद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें यह कहते सुना जा रहा है कि उनके पास इतने बम और बारूद हैं कि 10 मिनट में पूरे इलाके को उड़ा सकते हैं। साकिर अहमद का यह वीडियो बंगाल बीजेपी के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि बीरभूम का नरसंहार केवल एक ट्रेलर है। मनीष जी, एक तरफ तो अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ममता के ही नेता इस तरह की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। देखिए, अभियान तो एक, इसको कह सकते हैं, हॉक्स है। ये जो लीडर है सादिक, ये टीएमसी का लीडर है, और ये खुलेआम कह रहा है कि हमारे पास तो इतने बॉम्ब हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो हकीकत बयान कर रहा है। दिनाजपुर हो, मुर्शिदाबाद हो, बंगाल, पश्चिम बंगाल के बीच के जो बॉर्डर्स के कई सारे ऐसे इलाके हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है वहाँ जाकर के छापेमारी करने की। और ये जो छापेमारी हो रही है, वो दरअसल होता क्या है कि कभी कभी जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, कहानी समझ लीजिए कि ड्रग पेडलर्स होते हैं, उनके पास 5-6 ट्रक
माल होता है, पैसे खिला देते हैं वो पुलिस वालों को भी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले को भी, और उसमें से 5 पैकेट कहते हैं कि इसको पकड़वा दो। तो होता ये है कि पकड़ धकड़ भी हो जाती है, खबर भी आ जाती है, वाहवाही भी हो जाती है, और सारा सिस्टम जो है वैसा ही का वैसा चलता रहता है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है हमको लग रहा है कि भाई इसी टाइप से कुछ हो रहा है। अदरवाइज टीएमसी का आदमी, टीएमसी का लीडर खुलेआम इस तरह की बोलने की हिम्मत रख सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के बंगाल में क्या हो रहा है। और सबसे नोट करने वाली बात क्या है, एक खास समुदाय के लोग ही इन सारे चीज़ों में शामिल नजर आ रहे हैं। जी, यानी पुलिस की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है वो तो महज एक नाटक ही है। साथ ही इस बीच ममता बनर्जी का जो जंगल राज है वो भी अब तक खत्म नहीं हुआ है बंगाल में। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां देश में एनजीओ को विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद यानी चंदे के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्र के FCRA संशोधन कानून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार देते हुए साफ कहा है कि किसी भी एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे की धनराशि और उसके इस्तेमाल पर कानून में लगाई गई नई शर्तें लागू रहेंगी। इसके साथ ही मौजूदा शर्तों के अलावा नई शर्त ये भी होगी कि विदेशों से प्राप्त होने वाली धनराशि एनजीओ सिर्फ SBI में खोले बैंक खाते के जरिए ही मांग सकेंगे। ये शर्त अनिवार्य रहेंगी। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा संशोधित कानून? आज इस खबर से बहुत बड़ी जीत केंद्र सरकार को और देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये जो एनजीओ के नाम पे कन्वर्जन के लिए पैसे आया करते थे, धर्मांतरण के लिए एनजीओ को पैसे दिए जाते थे हिंदुस्तान में आंदोलन करने के लिए, एनजीओ के नाम पे तमाम तरह की चीज़ें वैसी जिससे देश के विकास में अवरोध पैदा होता था। और ये तो मोदी सरकार लेकर के आई है। मनमोहन सिंह की सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनका ये कहना था कि जो हमारे जो विकास का जो दर है, जो जीडीपी का जो उसमें 2% नुकसान ये एनजीओ, ये आंदोलनकारियों की वजह से होता था। आप कहीं हाईवे बनाए, खड़े हो जाएंगे, आप न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएं, तमाशा चालू हो जाता था। और ये सब विदेशी फंडिंग, अभी देखिए किसान आंदोलन, विदेशी फंडिंग, ये शाहीन बाग, विदेशी फंडिंग। और ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एनजीओ के नाम पे। तो सरकार ने कहा कि भाई इसको संशोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि आप समाज सेवा के नाम के लिए बाहर से पैसे लेकर के आते हैं और आपकी जिद है कि आप उसका कोई हिसाब किताब नहीं देंगे। तो शर्तें लगाई गई भाई, जिस हिसाब से जिस काम के लिए आता है, कि भाई मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई हम समाज सेवा करना चाहते हैं, विदेश में लोग हैं जो समाज सेवा में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो पैसे लगाना चाहते हैं किस चीज़ के लिए? तो गांव में आदिवासियों के लिए स्कूल हो। अब पैसा आएगा स्कूल के लिए और वो पैसा आप नक्सलियों में बांट देंगे। तो सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए आप ला रहे हैं और जहां से ला रहे हैं, और इसका अकाउंट भी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो सरकार की नज़र में वो पैसा होना चाहिए। और ये जो एनजीओ वाले हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अर्बन नक्सल, ये जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, और बहुत सारे जो इस तरह के मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर तमाम तरह के, आपको मालूम होगा किस तरह से न्यूज़ क्लिक के ऊपर कार्रवाई की गई, किस तरह से कोई डीजी हब है, ये तमाम देशद्रोहियों, हिंदू विरोधी गतिविधियां जो चलाते हैं, उन सब के ऊपर लगाम भी लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों का जो मूल सार है वो ये है कि अगर इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी तो हिंदुस्तान में बहुत सारा जो न्यूसेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कानून को पास किए जाने से केंद्र को बड़ी राहत तो मिली ही है, साथ ही विदेशी फंडिंग के नाम पर जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा था, अब उस पर भी रोक लगाने में साफ तौर पर केंद्र को मदद मिलने वाली है। अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां इमरान खान लगातार राजनीतिक संकट में फंसे हुए हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को रोकने के लिए इमरान ने हर पैतरा आजमाया, लेकिन इमरान का कोई पैतरा काम नहीं आया। ऐसे में अब इमरान ने फिर एक बार देश को संबोधित करते हुए मुल्क की आवाम से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए भारत की तारीफ की। खान ने कहा कि आज कोई भी सुपर पावर को आंख नहीं दिखा सकता।
भारत का उदाहरण देते हुए इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान खुददार देश है, उसके खिलाफ साजिश करने की किसी में जुर्रत नहीं है। हिंदुस्तान की विदेश नीति स्वतंत्र है और दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान से नहीं कह सकती है कि उसकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। खान के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कहा है कि इमरान को भारत ही चले जाना चाहिए। मनीष जी, एक तरफ तो इमरान खान राजनीतिक संकट में फंसे हुए हैं, उसके बाद लगातार वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। क्या अपने इन्हीं स्टेटमेंट्स के जरिए कहीं ना कहीं वो भारत से इस राजनीतिक संकट से निकलने के लिए मदद मांग रहे हैं? नहीं, मदद नहीं मांग रहे हैं। वो दरअसल वो पासा फेंक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो पाकिस्तान चला गया है वो गर्त में। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें जो अब तक जो मिला है, जो पाकिस्तान की रियलिटी है, उससे हिंदुस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और उनका जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो ये है कि विदेशी कॉन्स्पिरेसी की वजह से हमारी सरकार गई। ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नेशनल असेंबली के अंदर, उसमें अमेरिका ने पैसे दिए हैं। जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो पैसे खा करके सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। उनका लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है कि आर्मी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आर्मी सरकार को चलने नहीं देना चाहती है। ये कॉन्स्पिरेसी है और ये इसलिए खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि ऐसे में ये लोग जो अब सरकार में आने वाले हैं, ये मुल्क को बेच देंगे। ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान गुलाम बन जाएगा। ये इनका आर्गुमेंट है और इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि देखो, मेरे भारत को देखो, ये खुद मुख्तार मुल्क है, ये अपने लिए अपने फैसले खुद करता है। और यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसकी सरकार बनने जा रही है, जो आर्मी है, वो खुद फैसले नहीं लेती, बल्कि बाहर के किसी मुल्क के, खास करके अमेरिका के इशारे पे ये लोग काम करते हैं। तो ये राजनीतिक बयान है, लेकिन जो भी है, इमरान खान मुसीबत में है। इनके सारे अपने छोड़ चुके हैं। जब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज इमरान खान का आखिरी दिन है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट में फंसे इमरान का फिर एक नया पैंतरा सामने आया है। लेकिन जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, उसके बाद इमरान की कुर्सी बचना पूरी तरह से नामुमकिन दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।